नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ राजस्थान। आपके साथ मैं हूं हैदर जैदी। हमारी इस खास पेशकश में बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 की। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन 26 सितंबर को होने जा रहा है। रीट के लिए आपको बता दें 16 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। रीट 2021 परीक्षा के साथ ही एक रिकॉर्ड भी राजस्थान के नाम होगा, जो ये है कि देश में संभवतः पहली बार किसी स्टेट में आयोजित हो रही परीक्षा में 16,51,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रीट परीक्षा में नकल करवाने में लिप्त पाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण सामने आएंगे वहां उस संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने ये दोनों प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिन्हें रीट समीक्षा बैठक में मंजूर कर लिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके लिए आभार भी जताया। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि 16 लाख अभ्यर्थी वाली अभी तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। पेपर के संबंध में किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। रीट को लेकर षड्यंत्र कर पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर रीट के आयोजन को लेकर प्रशासन और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस लिहाज से व्यापक तौर पर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने भी रीट परीक्षा के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है। राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को 25 से 27 सितंबर तक आगे के लिए टाल दिया गया है। परीक्षा के दिन किसी भी तरह की पेपर लीक या नकल आशंका नहीं रहे, इस लिहाज से नेट बंद करने की भी चर्चा सरकारी स्तर पर की जा रही है। इस पर आधिकारिक निर्णय की सरकार द्वारा जल्द घोषणा कर दी जाएगी। आज की हमारी बड़ी बहस में आपको बता दें इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। तो आपको बता दें चर्चा में भरत बेनीवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ, डॉक्टर अमित व्यास, शिक्षाविद, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। आज की हम बहस शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे नकल रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किए जाने चाहिए, किस तरह से एक चुनौतियों का सामना सरकार कर रही है और कैसे हम इस नकल को रोक सकते हैं, किस तरह के व्यापक इंतजाम अभी और सरकार को करने चाहिए। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। भरत बेनीवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ, बताइए किस तरह से हम और व्यापक इंतजाम कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, व्यापक इंतजाम तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये मान लो कि भी हर एक ग्रामीण स्तर पे एक एक प्राथमिक स्कूल तक जो सेंटर बनाए गए हैं, और ऐसे में ये है कि हमें हर एक एग्जाम सेंटर पे बहुत जबरदस्त तरीके से साइबर टीम भी बिठानी होगी। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो हमारी जो मांगे चल रही थी लगातार, उसमें से एक मांग पूरी भी हुई है कि यूं कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की हम लोग वहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए, प्लस जो वहाँ पे कर्मचारी उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर वो एक भी बंदा कोई भी गड़बड़ करता है वहाँ पे और कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी उन पे तो कार्रवाई हो ही हो, साथ में जो उसमें लिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बर्खास्त तो करें और उस संस्थान की मान्यता भी रद्द हो। लेकिन ये मान्यता रद्द का तो हो गया, लेकिन आज एक डिसीजन भी हुआ है छोटा सा उस पे। लेकिन चक्कर ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसमें कैसे तो मान्यता रद्द होगी, क्या होगी। लेकिन सरकारी जैसे कर्मचारी उसकी खुद की नौकरी जाने का डर है, लेकिन इसमें बड़ी सजा का प्रावधान होना अभी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से ये बार बार फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तो फर्जीवाड़े की वजह से अपने आप में सभी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं फर्जी लोगों के। और ये मान लो कि सरपंच लेवल पे भी अगर वो लोग इंटरफेयर करेंगे तो उन लोगों का इंटरफेयर इसमें हो सकता है आगे चल के। तो ऐसे में हर चीज को बचाना जरूरी है। प्लस जो अफवाहें हैं उनकी वजह से अभ्यर्थी पहले से ही परेशान है। पहले से ये भर्ती परीक्षा 4 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। हमारी मांग थी इस बार, पहली बार हम लोगों ने मांग की थी आंदोलन में, और मैं पहली बार मेडिकल से प्रेसिडेंट होते हुए मैंने ये रखा था कि भी 26 हमने 2 तारीख दी थी, 19 और 26, उनमें से 26 इन्होंने चूज की थी हालांकि, तो 26 का तय भी हुआ फिर एग्जाम। लेकिन एक साथ में 16 लाख अभ्यर्थी हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सेफ्टी रखना जरूरी है। इस बार
एक्सीडेंटल केसेस, चलो वो तो ठीक है भाई, ये तो है ही है, साथ में फर्जीवाड़े का तो चांस है ही है, इसके खिलाफ कानून बनना जरूरी, सारी चीजें जरूरी तो है ही हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी मजबूत रखना पड़ेगा। एक एक बंदे पे साइबर टीम के अलावा भी पुलिस प्रशासन की और एक एक फ्लाइंग स्क्वाड भी हर एक एग्जाम सेंटर पे रखी जाए, ताकि उस वो फ्लाइंग स्क्वाड बार बार हर चीज को चेक करे जा जाके, तो तभी जाके इस पे प्रभावी कदम उठेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो एक्सीडेंटल और जैसे ऐसे केसेस भी 16 लाख लोग सड़कों पे होंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती भी बहुत बड़ी है। इसमें अग्नि परीक्षा है, ये मान लो आप, बिल्कुल अग्नि परीक्षा है पुलिस प्रशासन की और सभी लोगों की। भरत जी बिल्कुल अग्नि परीक्षा, सही बात आपने कही है। डॉक्टर अमित हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकार कौन से और ऐसे रुख अपनाए या कौन से ऐसे नियम अपनाए जिससे नकल रुक सके, क्योंकि सरकार की साख का मसला है इस बार। और जिस तरह से 16,51,000 अभ्यर्थी अपने आप में रिकॉर्ड ये दर्ज होगा, तो ऐसे में नकल रोकने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? डॉक्टर अमित व्यास जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन और एक ही दिन कराने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। और मैं भरत जी की बात से सहमत भी हूँ। इसमें 3 बातें मेरे दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक हो सकती हैं सरकार के लिए जी। एक तो भरत जी ने एक बात बोली कि साइबर क्राइम की जो टीम है उसको विशेष रूप से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरा ये, जहां जहां सेंटर अलॉट किए गए हैं वहां पर प्रशासनिक ढांचा तो मजबूत होना ही चाहिए, साथ में वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बैकग्राउंड का पता लगाने के बाद ही उनको सेंटर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रमों के आधार पर ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो 3-4-5 साल पहले ही एस्टेब्लिश हुए थे और जिनका कोई अस्तित्व शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं रहा, मगर वहां पर ये इस तरह के सेंटर देने की वजह से कई बार वो चीजें क्वेश्चन मार्क के घेरे में आई है। तो मैं चाहता हूं कि खैर इस बार तो जो सेंटर अलॉट हो गए हैं उसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं, परंतु जहां जहां भी सेंटर बनाए गए हैं, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मांग करूंगा कि वो अच्छी तरीके से एग्जाम दें, किसी प्रकार की भ्रांति या भ्रामक जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनसे बचें। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां जहां पर भी रेलवे स्टेशन है, जहां जहां बस स्टैंड है और विशेष रूप से छोटे छोटे होटल जो है वो क्राइम का स्थान माना जाता है, मेरे ऐसा मानना है। तो ऐसी स्थिति में इन जगहों पर पुलिस व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी पैनी नजर रखते हुए होनी चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इंटेलिजेंसी का काम होना चाहिए वो अगर पहले से ही अगर पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं तो जो समस्याएं पिछले कुछ करीब 15-20 दिनों में देखने को मिली, एक नए कई प्रकार के घोटाले सामने देखने को मिले। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और हम सभी चूंकि समाज के एक अंग भी हैं, तो ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम अपने इस बहुत बड़े, जैसा कि भरत जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह का मिशन है, इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार की बिल्कुल सफल बनाना चाहिए। और जिस तरह से अमित व्यास जी ये सफल बनाने के लिए प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा केंद्र में अगर कहीं भी नकल पकड़ी गई तो परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जो प्राइवेट परीक्षा केंद्र होंगे उनकी मान्यता तत्काल कर दी जाएगी रद्द। क्या इसी से सरकार है गदगद? क्या ये डिसीजन लेना ही परिपूर्ण है? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। नहीं सर, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो तो एक राज्य सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता भी है और ये मौलिक कर्तव्य भी बनता है उनका कि ये काम उनको करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार उसको कितना क्रियान्वित कर पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब मूवमेंट होता है उस समय पर कई बार पुलिस प्रशासन के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। प्रशासनिक जो ढांचा होता है वो कभी यार हमने कमजोर होते हुए भी देखा है। अगर कई बार छोटी सी भी घटनाएं घटित होती हैं तो वहां पर प्रशासन हालांकि अपनी मुस्तैदी से काम करता है, लेकिन उस मूवमेंट को कैसे रोका जाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि जब तक इंटेलिजेंसी अपना काम नहीं करेगी ये काम उतना अच्छे तरीके से सफल होने में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इंटेलिजेंसी प्लस जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं और खासतौर पर ऐसे स्थान जहां पर ये जमावड़ा होने की संभावना है
वहाँ पर बहुत पैनी नज़र रखनी जानी चाहिए। ये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध भी है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो भी व्यक्ति हैं जो कि समाज में हर प्रकार के हैं, वो चाहिए कि वो इस प्रकार की इस घटना को सफल बनाने में अधिक से अधिक भूमिका अदा करें। सरकार तो अपना काम करेगी, निश्चित रूप से करेगी और करना भी चाहिए। मगर मैं बार बार आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ और भरत जी की बात से सहमत हूँ, जब तक साइबर वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, हम इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनानी पड़ेगी और पूरी तरह से सतर्कता बरतना सबसे बड़ा काम सरकार का है और इस पर अंकुश लगाने का काम भी सरकार का है। लगातार पिछली परीक्षाओं में जिस तरह से नकल के मामले सामने आए थे, उसको देखते हुए हर तरह की सतर्कता बरतना जरूरत है इस वक्त की। भरत बेनीवाल भी हमारे साथ मौजूद है। सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त, अगर इसमें लिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारी तो होंगे बर्खास्त। लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है, कितना मजबूत है कानूनी हाथ? जी बिल्कुल, कानूनी हाथ पे तो बहुत कुछ निर्भर करता है। जो कानूनी सिस्टम है उसी पे सब कुछ निर्भर है, आप ये मानिए। क्योंकि कानून से ही थोड़ा बहुत अगर डरते हैं तो ये लोग डरते हैं। बाकी सच तो ये है कि फिलहाल तो बिल्कुल बेखौफ होके, अगर हर भर्ती में आप देखिए, एसआई भर्ती में, पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती में, चाहे इसके अलावा जैसे यहाँ तक कि जैसे मेरी मेडिकल फील्ड है, जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर पैरामेडिकल की 3 भर्तियां हुई अभी, ईसीजी, रेडियोग्राफर की और लैब टेक्नीशियन की। तीनों भर्तियों के अंदर बाहर से फर्जी डिप्लोमे और डिग्रियां बनवा के ले आए, जो तो मेरिट आधार पे थी। तो लिखित परीक्षा से तो इनमें तो पेपर लीक, जैसे नीट में हुई अभी मेडिकल में, तो नीट में हुआ, पेपर लीक हुआ, एक साथ में खेप की खेप पकड़ी जा रही थी। तो इस तरह से, और इतने हाईटेक हो चुके हैं ये लोग कि इनके ऊपर नजर रखना ही काफी नहीं है। इनका पहले से सभी का, जैसे जिन लोगों ने आज तक जो धांधलियां करी और उनकी गैंग को वापिस से अभी 3-4 दिन पहले ही पकड़ के और उनसे एक एक चीज जांच करके, उनके फोन ट्रेस करवा के कहां वो लोग हैं, आज की स्थिति क्या है, उन लोगों का किससे जुड़ाव चल रहा है। और साथ में जो थोड़ी सी भी अगर अफवाह भी आ रही है तो हर एक पोस्ट जो है, जैसे लोग सोशल मीडिया पे भी खूब डालते रहते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों की भी पोस्ट पे भी नजर रखी जाए कि हाँ भाई इनमें क्या है क्या नहीं है, तो उनकी जांच करवा के उनसे की भी पेपर, कई लोग कहते हैं आउट हो सकता है, ये हो सकता है, तो उन पे भी नजर रखनी चाहिए, ताकि उससे ये पता लगे कि उनको जरूर कोई ना कोई सूचना तो है ही इस प्रकार की, तो उनको उठा के उनसे भी जांच करे पुलिस प्रशासन। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, खुद स्वयं जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, पूरी जनता जागरूक नहीं होगी, हमारे सामने क्राइम होता है और हम लोग बैठे बैठे देखते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब प्रशासन भी, मैं मानता हूं कानून बिल्कुल सभी लोग जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन पुलिस भी एक एग्जाम सेंटर लेवल तक रोकने में कामयाब नहीं। हाँ बिल्कुल, खुद को सर जागरूक होना पड़ेगा। और जो टोल फ्री नंबर सरकार ने दिए हैं उस पर सीधा दिनेश अहमद जैसे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आज यहाँ बैठे हैं और एसीबी के एक महीने में 52 छापे जब पढ़ सकते हैं और इतना जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है एसीबी के उसमें नेतृत्व में, तो हमें भी लगता है कि भी जैसे बोर्ड ने और इन्होंने जो डाले नंबर, तो वो तो ठीक है, साथ में एसीबी में भी और जहां जहां वो लोग लेटर भेज सकते हैं लोग कि हाँ ये फलाना लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास में कोई होता है, हम लोग उसको दरकिनार कर देते हैं कि भाई ऐसा होता है कई बार कि भाई वो फलाना गड़बड़ कर रहा है, हमें पता भी रहता है कई बार लोगों को, और ये नहीं, वो लोग सूचना नहीं देते हैं, जानकारी जबकि छुपा के रखते हैं विभाग, तो कम से कम उनकी सूचना देनी चाहिए। और ऐसे सूचना देंगे तो ही वो लोग ढंग से पकड़ में आएंगे और हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर पाएंगे। जनता को खुद को तो करना ही करना पड़ेगा, सरकार को भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कानून बहुत कमजोर है। 2 महीने के अंदर अंदर बड़ी अब असिस्टेंट रेडियोग्राफर, और इसमें मैंने फर्जियों को बाहर करवाया और नए फेर अभ्यर्थियों की नई लिस्ट भी जारी करवाई, लेकिन आज तक भी वो अटकी पड़ी है थोड़ी सी कि अभी भी जल्दी से उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं मिली। तो इस प्रकार की कुछ लोगों की खामियां रहती हैं, कुछ विभाग की भी खामियां रहती है, सरकार की भी ढिलाई रहती है। तो सरकार को भी मजबूती से इन पे कड़ी पैरवी करते हुए मजबूत कानून बनाने होंगे, अन्यथा ये इसी तरह से ये डर्रा चलता रहेगा। एसआई भर्ती में पेपर लीक की अभी अफवाहें भी आई, कुछ हद तक एग्जाम सेंटर लेवल पे ज्यादातर घपले आते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर लेवल पे आते हैं। पेपर लीक का तो हालांकि उसमें अभी तक पूरा वो नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें अभी तक एसओजी जांच नहीं हो पाई। और एसओजी जांच होके भी क्या हुआ, आज तक इन भर्तियों में सब में एसओजी जांच हुई, लेकिन इनका कोई नहीं, लास्ट में वही रिजल्ट जारी हुए। जबकि एमओ की मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में 2 बार पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत आंदोलन किया और सारे बातें हुई, उसके बाद तुरंत प्रभाव से 3 महीने में वो भर्ती निपट गई। लेकिन
इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ये पेपर लीक होना, ये हुआ, मुद्दा अटक गया, फिर कोई जांच चली गई, तो ऐसे करते करते पंचवर्षीय भर्ती योजना बनकर रह जाती है राजस्थान में। और आज सबसे ज्यादा अगर किसी को सामना करना पड़ता है दुख का, तो वो बेरोजगारों को करना पड़ता है। और बेरोजगारों की सबसे बड़ी बात एक कि जब भी वो अग्रेसिव होते हैं, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तो एक आध कोई बेरोजगार नेताजी लोग आ जाते हैं और वो उनका नेतृत्व करते हैं। एक दिन में समाधान कर लेते हैं वो लोग सरकार से, और कोई वो जो मुद्दा आगे बढ़ना होता है वो नहीं बढ़ पाता, और सरकारें वहीं के वहीं उस मामले को मैनेज करके दबा देती हैं। और इसी तरीके से सरकारों का भी दुर्भाग्यपूर्ण पूरा रवैया रहता है इसमें। डॉक्टर अमित व्यास जी, भरत बेनीवाल की बात से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, हो सकता है कि राजनीतिक ढांचे की तरफ तो मैं ध्यान नहीं देना चाहूँ, क्योंकि राजनीति में जाने का मतलब है कि मामला दूसरा हो जाता है। लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा ऐसा मानना है जी कि जब एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो कमेटियां हैं या जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो भी संस्थान बनाई गई है, चाहे वो आरपीएससी या और भी कई इंस्टीट्यूशन है, उनका कहीं ना कहीं जब पेपर सेटिंग से लेके एग्जामिनेशन कंडक्टिंग करने तक, जब तक आप क्राइम ब्रांच या साइबर क्राइम से जुड़ी हुई चीजों को अपने साथ में नहीं लेंगे, तब तक आप किसी भी एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक सवाल है पुलिस महकमे का, जैसा कि इन्होंने बताया था, देखिए ईमानदार पुलिस अफसर भी हैं, सब तरह के अफसर हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब घटना घटित होती है उससे पहले और उसके अंजाम होने तक के बीच की जो कड़ी है वो है एग्जामिनेशन के जब फॉर्म भरे जाते हैं तब से लेकर और एग्जामिनेशन जब तक खत्म नहीं हो जाए, बिल्कुल, तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे आईबी यानी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसको वहीं से ही अपने आप को पहले से ही तैयार कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और पूरी तरह से सतर्क रहते हुए इस एग्जाम प्रणाली को, एग्जाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। एग्जाम के फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम के अंतिम रूप तक उसमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। गोपनीय एजेंसी उसमें इन्वॉल्व रहनी चाहिए और पूरी तरह से उसको हर दायरे में नजर रखते हुए उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और सर, एक और सौगात दी है सरकार ने, अब फ्री यात्रा होगी छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यात्रा सफल हो या उसको आपने फ्री में बच्चों को अगर ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं तो निश्चित रूप से ये तो काफी प्रशंसनीय कदम उठाया गया राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये तो केवल है व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए। प्रश्न ये नहीं है सर, प्रश्न तो ये है कि ये जो एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसकी वजह से राजस्थान को कई बार कई प्रकार की लांछन लगने को मिले हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन मार्क जो विज्ञापन की एजेंसीज हैं या रोजगार से संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर लगते रहे हैं। राजस्थान में इस प्रकार की घटनाओं का पिछले ही कुछ सालों में बहुत तेजी से निकल के आया है। हालांकि जब भी आरपीसी ने कोई एग्जाम कराया है उसमें दो बड़े लकूने देखने को मिलते हैं। बीइंग ए शिक्षाविद बताना चाहूंगा, पहला तो यह है कि जब वो वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो आरक्षण वाला विषय है वो एक तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर जब बात कहीं ना कहीं जब कन्वर्ट होती है तो उस स्थिति में फिर क्या होता है कि वहां पर कोर्ट कचहरी होने लग जाती है। यानी कभी कोई 2016 में वैकेंसी निकलती है, उसका एग्जामिनेशन 18 में होता है, 19 के अंदर उसका फाइनल एग्जामिनेशन होता है, 20 में जाके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भुगतना पड़ता है बेरोजगार व्यक्ति को। बिल्कुल, बेरोजगारी का खामियाजा भुगतना पड़ता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। से ये संघर्ष बेरोजगारी का कहीं ना कहीं ठीकरा और बेरोजगारों पर फूटता है। अमित जी, बेरोजगारी समय का बड़ा अभाव है, इसलिए हम आपको यहीं रोकेंगे और भरत बेनीवाल जी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। वो कैसे देख रहे हैं इस पूरी परीक्षा को? अंतिम कमेंट आपका। जी, इस परीक्षा को एक अग्नि परीक्षा के रूप में हम देख रहे हैं और सभी बेरोजगार भी इसको अग्नि परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, अग्नि परीक्षा के रूप में हमें थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर बायोमेट्रिक, बिल्कुल इसमें बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरा, साइबर टीम एक्टिव रहे और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उस पे पूरा का पूरा दारोमदार उस पे, और जो एग्जाम लेने वाले वहां इन्विजिलेटर होंगे और जो संस्थाएं होंगी उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। और सबसे बड़ा दारोमदार फिलहाल सरकार पे ही माना जाएगा। कल को बिल्कुल सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। सरकार के हाथ में ही सब कुछ है, सरकार ही पूरी तरह से इस पर
कंट्रोल कर सकती है और इस परीक्षा को कामयाब बना सकती है। आपको बता दें 26 सितंबर को एग्जाम होना है और 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होने की संभावना है और सरकार के हाथ में पूरी व्यवस्था है। ऐसे में उनको पूरा कंट्रोल करने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए काम करना जरूरी है। सारी एजेंसियों को इसमें लगाना होगा। चलिए, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ।